नेक्स्ट वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में हमने उसके अंदर पढ़ा था, देखा था कि कोशिका भित्ति का क्या कंपोजिशन है, मतलब कोशिका भित्ति जो है वो किस चीज की बनी हुई होती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा था और उसके फंक्शंस के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो है वो क्या होती है, सभी जो ऑर्गेनल्स है, सभी जो कोशिकाएं हैं उनकी जो आउटर ऑफ मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। जो हमारी प्लांट कोशिका थी, पादप कोशिका थी, या फिर हमने कवक की बात की थी, उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, उनके अंदर हमने क्या देखा था कि सबसे जो बाहरी लेयर थी वो कौन सी थी, सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी। लेकिन जो और सभी जो ऑर्गेनल्स होते हैं और भी जैसे जंतु कोशिका हो गई है ना, उनके अंदर बाहरी लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सेल मेम्ब्रेन के जो खोजकर्ता थे या फिर सेल मेम्ब्रेन नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, नेगेली व क्रेमर। नाम लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, नेगेली एंड क्रेमर। नेगेली और क्रेमर ने सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके चारों तरफ, उसके बाहर की ओर उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, उसका क्या नाम दिया गया था, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया गया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया था कि वो जो बाहर की तरफ जो लेयर पाई जा रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं। प्लाज्मा लेमा जो नाम है वो किसने दिया है, तो प्लाज्मा लेमा नाम देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, प्लोवर। प्लाज्मा लेमा नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है प्लोवर। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया है, नेगेली और क्रेमर ने। ये हमें याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार की होती है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो जीवित होती है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था, कोशिका भित्ति के अंदर पढ़ा था कि कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है, मर्त कोशिका होती है। लेकिन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, जीवित कोशिका होती है, पतली होती है, साथ ही साथ में कैसे होती है, प्रत्यास्थ होती है, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। और कैसी होती है, चयनात्मक होती है। चयनात्मक का मतलब क्या होता है कि कुछ सिलेक्टिव मटेरियल होते हैं, तो पदार्थ होते हैं, उन्हीं को, अणु जो होते हैं उन्हीं को क्या करती है, ये चयन करती है, उन्हीं का क्या करती है, अवशोषण करती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर कोशिका झिल्ली को क्या कहा गया है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा गया है। हम बोल सकते हैं चयनात्मक झिल्ली इसको कहा जाता है। तो इसके 4 गुण हैं, जीवित है, ये पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है और कैसी होती है, चयनात्मक झिल्ली होती है। ठीक है, अब उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना जो है वो क्या होती है, किससे मिलकर के बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके हम संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो किस किस से मिलकर के बनी होती है ये, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स में ओनली 1 से 2% पाया जाता है और प्रोटीन और लिपिड के बारे में अभी हम पढ़ ही लेंगे, है ना। तो प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, तीनों से मिलकर के कौन बनी हुई होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। तो देखो, हमने कंपोजिशन देख लिया कि तीनों से मिलकर के बनी हुई होती है। अब हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के जो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके काफी सारे मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि सैंडविच मॉडल दिया गया है,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया है, लैमेलर मॉडल दिया गया है, मिसेलियर मॉडल दिया गया है। इस प्रकार से काफी सारे इसके अंदर मॉडल दिए गए हैं, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ही पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 3 ही मॉडल है, जैसे एक हो जाता है सैंडविच मॉडल, एक हो जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक हो जाएगा अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन मॉडल के थ्रू ही हमें पता लगेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल देखो नाम से पता लग रहा है, सैंडविच खाइएगा भी, तो सैंडविच के अंदर देखो क्या होता है, दोनों तरफ ब्रेड रहती है। जब हम सैंडविच की बात करते हैं तो दोनों तरफ क्या रहती है, ब्रेड रहती है। तो दोनों तरफ जो ब्रेड है वो तो क्या हो जाएगी, प्रोटीन, और बीच में जो आलू का मसाला होता है वो क्या हो जाती है, लिपिड। लिपिड मतलब फैट, वसा जिसे हम बोलते हैं, है ना। फैट जानते हो, वसा जानते हो, तो लिपिड क्या है, फैट है, वसा है। तो वो कहाँ पे होती है, जैसे सैंडविच के दोनों तरफ क्या लगा हुआ रहता है, ब्रेड लगी हुई रहती है। सैंडविच तो खाई है ना, तो ब्रेड लगी हुई रहती है। तो ब्रेड जो है वो तो क्या है, प्रोटीन है, और बीच में जो आलू का मसाला है वो क्या है, लिपिड है। तो वो ही सेम यही मॉडल है सैंडविच मॉडल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्राई लैमिलर मॉडल के नाम से इसको जानते हैं। सैंडविच मॉडल के अंदर देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये जो इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लिपिड, या फिर हम बोल सकते हैं फोस्फोलिपिड। मतलब ये किस किस से मिलकर के बनी हुई है, फॉस्फेट से और लिपिड से, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फोस्फोलिपिड। या फिर ये जो है ये द्विस्तर है, देखो एक और दो सेम संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या होता है, इसके अंदर लिपिड का द्विस्तर होता है। लिपिड जो होती है वो कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। इसके अंदर 2 स्तरीय इसका लिपिड का इसके अंदर उपस्थित होता है, और इसके चारों ओर देखो क्या पाई जा रही है, प्रोटीन पाई जा रही है। इस प्रकार की संरचना जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन। ठीक है, ये जो दोनों तरफ संरचना है इसके ऊपर और नीचे की तरफ, ये क्या है, प्रोटीन है, और बीच में इसके क्या है, इसके बीच में लिपिड है। मींस देखो ये जो प्रोटीन है ये तो क्या है, दोनों तरफ इसकी ब्रेड है, प्रोटीन है वो तो क्या है, इसकी ब्रेड है, और बीच में क्या है, इसके अंदर आलू का मसाला, जो हम सैंडविच खाते हैं सेम वैसे ही। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फोस्फोलिपिड। तो प्रोटीन होगी दोनों तरफ, बीच में क्या होगा, इसके अंदर लिपिड होएगी, या फिर फोस्फोलिपिड इसके अंदर बीच में होता है। अब देखो ये जो फोस्फोलिपिड होती है वो कैसी होती है, एम्फीफैटिक होती है। अब हम बात कर सकते हैं जो लिपिड है वो कैसी होती है, एम्फीफैटिक होती है। एम्फीफैटिक का मतलब देखो क्या हो गया कि इसके 2 सिरे होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। देखो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने ये संरचना बनाई है लिपिड की। तो ये जो है ये क्या है, हेड, और नीचे वाला क्या है, टेल। ऊपर वाला तो क्या है, शीर्ष, और नीचे वाला क्या है, पूंछ। तो जो इसका शीर्ष भाग होता है वो तो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, और जो इसका टेल वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग होता है, वो कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है, ध्रुवीय का मतलब क्या है कि ये जो लिपिड होती है, ये जो लिपिड का जो शीर्ष वाला भाग है वो कैसा होता है, जल स्नेही होता है। मतलब वो जल से क्या रखता है, स्नेह रखता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसके द्वारा बंधा हुआ है, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये बंधा हुआ होता है। मतलब ये जो लिपिड का ये वाला भाग है इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध है। तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है, इसलिए इस सिरे को हमने क्या बोल दिया, ये कैसा होता है, जल स्नेही होता है। ठीक है, और ध्रुवीय होता है। लेकिन हम बात करते हैं इसके पूंछ वाले भाग की। ये जो दोनों भाग है ये कौन से हैं, इसके पूंछ वाले भाग है। मतलब ये जो शीरा होता है ये कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय का मतलब जल विरागी होता है। मतलब ये जल से स्नेह नहीं रखता, ये जल को क्या करता है, दूर भेजता है। क्यों, क्योंकि किसके द्वारा बंधा हुआ है, ये वांडरवाल बंधों के द्वारा बंधा हुआ है। ध्रुवीय सिरा जो था, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ध्रुवीय सिरा जो है वो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधा हुआ होता है, और जो इसका टेल वाला अध्रुवीय सिरा है या फिर टेल वाला सिरा है वो कौन से बंध के द्वारा बंधा हुआ है, वांडरवाल बंध के द्वारा बंधा हुआ होता है। तो यही था हमारा सैंडविच मॉडल। इसको हम बोल सकते हैं PLLP। PLLP का मतलब क्या है, पहले ऊपर एक लेयर किसकी है, प्रोटीन की, फिर 2 लेयर किसकी है, लिपिड की,
और फिर तीसरी लेयर किसकी आ गई, प्रोटीन की, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, PLLP, ट्राइलेमुलर मॉडल ये होता है, जिसको हम सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बस इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, इतना सा ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से ब्रेड होती है सैंडविच के अंदर दोनों तरफ, उसी प्रकार से क्या है, प्रोटीन है, और बीच में आलू के मसाले की जगह पे हमने क्या लगा दी, लिपिड लगा दी है, तो ये हो जाता है हमारा सैंडविच मॉडल कंप्लीट। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर के बनी हुई है, लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है, इसमें ये तो पता लग जाता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रत्यास्थता को नहीं बताता है, इसलिए इस मॉडल को आज की तारीख में क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है, इस मॉडल को गलत मान लिया गया है। ये मॉडल कैसा है, मतलब इस मॉडल को गलत मान लिया गया है, नकार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम कौन से मॉडल की बात करेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। पहले ये देखते हैं सैंडविच मॉडल दिया किसने है, साइंटिस्ट का नाम तो रहेगा, सैंडविच मॉडल जो है वो किसने दिया है, तो देखो सैंडविच मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, डैनियल डेविसन। सैंडविच मॉडल देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, डैनियल डेविसन ने सैंडविच मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम बोलते हैं इकाई कला प्रतिरूप मॉडल, और ये जो इकाई कला प्रतिरूप मॉडल जो है इकाई कला प्रतिरूप मॉडल, इकाई कला प्रतिरूप मॉडल या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, नाम से हमें इसके बारे में पता चलता है कि इकाई कला प्रतिरूप मॉडल क्या है, दिया किसने है ये, तो इकाई कला प्रतिरूप मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने इकाई कला प्रतिरूप मॉडल दिया था। इकाई कला प्रतिरूप मॉडल का मीन्स क्या है, मतलब क्या है, किसके अंदर इन्होंने बताया था कि सभी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर सभी जो जीव के जो भी ऑर्गेनल है, जो भी कोशिकांग है या फिर जो भी सारी कोशिकाएं हैं, एक कला के द्वारा या फिर एक परत के द्वारा घिरी हुई रहती है। सभी जो ऑर्गेनल्स है, सभी जो मतलब कोशिकाएं हैं वो किसके द्वारा घिरी हुई रहती है, एक परत के द्वारा घिरी रहती है, और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, एक कला बताया, मतलब एक उन्होंने बताया कि वो ही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब जिसके द्वारा भी, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो उसकी बाहरी जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सभी जो कोशिकांग है वो एक लेयर के द्वारा घिरा हुआ रहता है ना, इन्होंने ये बताया, तो इसलिए उन्होंने सभी लेयर को क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे दिया, कि समस्त कोशिकांग जो है एक लेयर के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, और उसी लेयर को उन्होंने क्या बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया। तो इसलिए इस मॉडल को क्या बोला गया है, इकाई कला प्रतिरूप मॉडल बोला गया है। किसने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो इकाई कला प्रतिरूप मॉडल है ये भी मान्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी जो है प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं बता सका, इसलिए ये मॉडल भी कैसा है, मान्य नहीं है। हम देखो दो मॉडल हमने देखे हैं, दोनों मान्य नहीं है, दोनों मॉडल आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है वो हम देखेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका क्या नाम है, उनका नाम है सिंगर व निकोलसन। देखो नाम से पता लग रहा है, फ्लूइड मोज़ेक, मोज़ेक से आ जाएगा म्यूजिक, है ना, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, सिंगर व निकोलसन। तो सिंगर व निकोलसन ने क्या किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इस मॉडल के अंदर ऐसा कुछ नहीं बताया कि दो लेयर बाहर की तरफ प्रोटीन की रहती है और बीच में जो है लिपिड उपस्थित रहती है। उन्होंने ये सब कुछ बातें नहीं बताई है। उन्होंने क्या बताया है, मैं लिख देती हूँ।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर व निकोलसन ने। इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन का और लिपिड का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर सेम वही बातें बताई है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो अलग प्रकार से है। इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड किस तरीके से उपस्थित होती है। देखो, जिस प्रकार से हमने देखा होगा, इसको गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। मैं पहले लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा? गुलाब जामुन मॉडल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको? गुलाब जामुन मॉडल के नाम से जानते हैं। गुलाब जामुन मॉडल का मतलब क्या है? हलवाई के पास में कढ़ाई देखी है, उस कढ़ाई के अंदर वो गुलाब जामुन बनाते रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? चाशनी। ये कढ़ाई है ना? कढ़ाई के अंदर क्या पड़ी है? ये चाशनी है, जिसको हम शुगर बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी इस प्रकार से गुलाब जामुन उपस्थित होता है ना? देखिए अभी कि शुगर है, मतलब जिसको हम बोलते हैं चाशनी, और यहाँ पे क्या है? गुलाब जामुन है। तो ये जो शुगर है वो तो क्या है? उन्होंने क्या बताया? ये तो क्या है? लिपिड है ना? ये तो क्या है? लिपिड है, वसा है। और ये जो गुलाब जामुन के रूप में जो हिमखंड पाए जा रहे हैं वो क्या है? वो है प्रोटीन। बस उन्होंने अपने मॉडल में यही बताया। उनका मॉडल जो है गुलाब जामुन मॉडल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बताया कि जो जिस प्रकार से चाशनी होती है, जो शुगर होता है, वो तो क्या है? एक प्रकार की लिपिड है, और उसके अंदर डूबे हुए, जिस प्रकार से गुलाब जामुन डूबे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से डूबा हुआ क्या है? इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित है। तो उन्होंने यही बताया कि एक लिपिड के समुद्र के अंदर, ये समुद्र हो गया, लिपिड के समुद्र के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन के हिमकण पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन के, लिपिड के समुद्र के अंदर प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं? हिमकण पाए जाते हैं। ये ही कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो किसने दिया है? सिंगर व निकोलसन ने दिया है। इसके स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। देखो, इसके अंदर क्या बताया है? ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? लिपिड की। ये हमने सेम पढ़ी थी, लिपिड की है। लेकिन लिपिड के अंदर का अंदर जो प्रोटीन है उसका अरेंजमेंट कैसे है? कुछ प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ है, कुछ प्रोटीन जो है वो बाहर की तरफ है। इस प्रकार से उन्होंने प्रोटीन को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया परिधीय प्रोटीन, और जो अंदर की तरफ उपस्थित है उसको बोल दिया आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन जो होती है वो ज्यादा होती है, 70% होती है, और परिधीय प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है? कम होती है, 30% होती है ना? तो दो प्रकार की हो गई, परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन हो गई, है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। तो जो इंटरनल प्रोटीन है या फिर आंतरिक प्रोटीन है उसको हम क्या कर सकते, वो जो है वो किसके अंदर पाई जाएगी? लिपिड के अंदर की ओर धसी हुई रहती है, और इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। और हम बात करते हैं परिधीय प्रोटीन की, तो परिधीय प्रोटीन कहाँ पे होगी? बाहर की ओर होगी। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग की जा सकती है। ये क्या हो जाएगी? आसानी से लिपिड से अलग हो जाएगी। तो लिपिड थे, लिपिड के बाहर की ओर प्रोटीन पाई जा रही थी, बीच में प्रोटीन पाई जा रही थी। बीच वाले को हमने आंतरिक बोला था, और जो बाहर की ओर प्रोटीन थी उसे परिधीय प्रोटीन हमने कहा है। परिधीय प्रोटीन जो है वो 30% होती है, आंतरिक प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है, 70% होती है। और इसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे कंप्लीट। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे? जैसे पहला फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो गया प्रोटेक्ट करने का, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? जैसे बाह्य लहर है ये, है ना,
बाह्य लहरें तो क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, कोई भी कोशिका हो गई, कोई भी सेल ऑर्गेनल हो गए, है ना, इन सबको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। और ट्रांसपोर्टेशन का ये कार्य करती है, ट्रांसपोर्ट भी करती है। दो प्रकार से इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव भी होता है और इनएक्टिव भी होता है। कार्य की या फिर फंक्शंस की बात करते हैं हम। पहला जो कार्य था इसका, वो क्या करने का था, प्रोटेक्ट करने का, है ना, प्रोटेक्ट करने का कार्य। दूसरा इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य है ना, परिवहन करने का कार्य है। दो प्रकार से परिवहन होता है इसके यहाँ, एक तो होता है एक्टिव या फिर सक्रिय परिवहन, दूसरा होता है निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन के अंदर क्या होता है, जो पदार्थ के अणु जो है वो कहां से कहां जाएंगे, वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। प्लस इसके अंदर किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसमें अणु जो है वो कहां से कहां जाते हैं, निम्न से उच्च की ओर। और निष्क्रिय परिवहन जो है, इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, और इसके अणु जो है इसके अंदर किधर से किधर जाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि इसके अंदर जो है चयनात्मक झिल्ली होती है, चयन करती है अणुओं का, तो ये ट्रांसफर करेगी अणुओं को। तो सक्रिय परिवहन में तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी निम्न से उच्च की ओर, लेकिन निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, उच्च से क्या होती है, ये निम्न की ओर जाते हैं। ठीक है, और क्या काम करती है ये, फेगोसाइटोसिस का ये काम करती है ना, फेगोसाइटोसिस भक्षण विभाजन का काम करती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। एक्सो का मतलब क्या होता है कि कोशिका से ये पदार्थ के अणुओं को क्या करता है, बाहर निकालता है, तो क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। और कोशिका से, कोशिका के अंदर अगर कोई अणुओं को लेता है तो वो क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। अगर पदार्थ को ये बाहर निकाल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सो, और पदार्थ को ये अंदर ले रहा है तो क्या हो जाएगा, एंडो। ठीक है, एंडो जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पीनो। फेगोसाइटोसिस के अंदर जैसे ये ले रहा तो इसके अंदर ही है एंडो के अंदर, लेकिन अगर ये ठोस पदार्थों को अंदर की ओर लेता है तो मतलब वो कौन सा हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस। और अगर ये ठोस पदार्थों को नहीं लेकर के लिक्विड पदार्थों को अंदर की ओर लेता है तो वो कौन क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये इसके कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। प्रोटेक्शन हमने पढ़ लिया, प्रोटेक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का करता है, फेगोसाइटोसिस का ये काम करता है। इस प्रकार से हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेल के बारे में हमने सेल थ्योरी पढ़ ली है, इंट्रोडक्शन देख लिया है सेल का, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हमने देख ली है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन देख लिया है, सेल वॉल देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, आज का अगर टॉपिक समझ में आ गया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।